नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वर्ल्ड सोलर बैंक के बारे में। वर्ल्ड सोलर बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत बनाना चाहता है अंडर आईएसए। आईएसए का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पिछले 3-4 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है, न्यूज़ में है और लगातार रहेगा आने वाले 4-5 साल, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च किया जाएगा इस साल यानी 2021 में। इसकी चर्चा वैसे पिछले साल से चल रही थी, लेकिन भारत सरकार ने अब इस पर कॉन्क्रीट प्लान बना दिए हैं और COP26 जो इस साल के अंत में इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, टू बी प्रिसाइज स्कॉटलैंड में हो रहा है, इंग्लैंड में भी नहीं, वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोगों के लिए एक सवाल है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज, इनमें से कौन से संगठन का हिस्सा भारत नहीं है? पहला, कोएलिशन फॉर रेन फॉरेस्ट नेशंस, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूएन कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। इन चार में से सही जवाब क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आंसर जरूर कीजिए क्वेश्चन का, इससे मुझे पता चलता है कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। जो सीरियस है वो हमेशा आंसर देने की कोशिश करेगा, चाहे वो सही हो या गलत, उससे मतलब नहीं है, आंसर देना जरूरी है। अगर गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों गलत था और कहां पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं इसका आंसर दूंगा लेक्चर के अंत में। अब पाथ फाइंडर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है और अन अकेडमी पर आपको भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हजारों लाइव फ्री क्लासेस देखने को मिलेंगी। आपको केवल इस प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्टर करना है और रजिस्टर करते समय आपको कोड यूज करना है महिपाल। मेरा नाम कोड है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो आप अन अकेडमी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं और हजारों लाइव क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेस का फायदा उठाना चाहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं कि जिस टीचर को आप पसंद करते हैं उसकी क्लासेस आप कई बार देख सकें, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा। अब चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं महिपाल तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा इन सभी कोर्सेज पर। तो याद रखिए, जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको पे नहीं करनी है, जस्ट यूज द कोड महिपाल एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट डायरेक्टली। तो अगर सीएसई एग्जाम यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो दो तरह के कोर्सेज हैं, प्लस कोर्सेज, जहां पर आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन 50,000 नहीं बल्कि 44,000 का मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 72 नहीं बल्कि 64,000 का है इफ यू यूज द कोड। ये है, और प्लस आइकॉनिक कोर्स में आपको क्लासेस के अलावा एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा। अब ये मेंटोर आपको डे टू डे डाउट सॉल्व कर सकते हैं, आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, एक तरह से पर्सनल गाइडेंस देंगे जो ऑनलाइन वाले फील्ड में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्सनल मेंटोरशिप की आवश्यकता होती है, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग में भी क्यों ना जाएं। एक पर्सनल मेंटोरशिप इज अ डिफरेंट थिंग, सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी आप अगर कूपन कोड यूज करेंगे महिपाल तो आपको एक साल का कोड लगाते ही एक साल का सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा 67,000 का। और अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, एंड इफ यू परचेज दीज बंडल्ड टुगेदर कोर्सेज देन यू गेट अ फर्दर डिस्काउंट। लेकिन ये प्राइसेस भी आपको नहीं देनी है, आपको इन पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ये प्लान कर रही है वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने का एट द COP26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो। तो COP26 जो ग्लासगो में ऑर्गेनाइज होगी नवंबर 2021 में, वहां पर यह वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च किया जाएगा। इससे फायदा क्या है? देखो, भारत ये चाहता है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत अग्रणी बने, और जो क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शंस लिए जा रहे हैं उसमें भारत की कोशिश ये है कि ग्रीन इकोनॉमी बनाई जाए और उसी के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। एक और चीज याद रखिएगा, आईएसए भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का पहला ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स भारत में है, और कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जिसका हेडक्वार्टर भारत में हो और जो किसी संधि के द्वारा चला हो जिसमें 100 से ज्यादा देश हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन भारत में हेडक्वार्टर नहीं है। आईएसए का हेडक्वार्टर स्थित है गुरुग्राम में, दिल्ली के पास में। तो आईएसए में कितने सदस्य हैं? 121। और इसका लक्ष्य क्या है? फॉर एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा मिले लोगों को, उसके लिए फॉसिल फ्यूल से निर्भरता हटे। हालांकि सोलर पावर कार्स अभी आई नहीं है, आ जाएंगी कुछ समय में, लेकिन इनका लक्ष्य यही है कि फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी में यूजेज हो रहे हैं उसको कम करके सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। गुरुग्राम इज द हेडक्वार्टर, और इसके 2 क्रेडिट पार्टनर हैं। अभी जो आईएसए के प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है या फिर फंडिंग दी जा रही है, स्पॉन्सर तो नहीं किया जा रहा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा।
तो अब इस ISA के प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग बैंक बना दिया जाएगा, एक अलग नई फाइनेंशियल एजेंसी बना दी जाएगी जो इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगी, वो पैसा जुटाएगी और फिर उन प्रोजेक्ट्स को पैसा देगी। तो अब अगर आप ISA में देखें तो इसमें मेन कंट्रीज कौन कौन से हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। बेसिकली ये जो सन बेल्ट है इसमें आने वाले देश जहां पर मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आता है, जहां पर सोलर एनर्जी का मैक्सिमम पोटेंशियल है, इन देशों को भारत ने शामिल किया है इस ISA में। और अल्टीमेट लक्ष्य यह है कि यहां से उन देशों तक एनर्जी पहुंचाई जाए जहां पर सोलर एनर्जी, जैसे कि यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर सर्दियों में धूप ना के बराबर निकलती है, तो इन देशों तक सोलर एनर्जी ग्रिड को ऐसा बनाया जाए कि सोलर एनर्जी यहां से उत्तरी देशों तक या फिर दक्षिणी देशों तक भी पहुंच सके। तो अल्टीमेट एम इज दिस, टू टेक द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सोलर रिच बेल्ट टू द सोलर डेफिशिएंट बेल्ट। सोलर डेफिशिएंट कहना में भी सही नहीं होगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि सर्दियां जहां ज्यादा पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में, वहां पर सूरज बहुत कम निकलता है सर्दी के मौसम में। अब ये जो मैंने आपको मैप के माध्यम से सिंपली समझाया है कि बिजली यहां से यहां लेके जानी है, यहां से यहां लेकर जानी है, उसको हम क्या कहते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम, OSOWOG। ये भारत का एक बहुत बड़ा प्लान है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्लान, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी या नोडल एजेंसी है ISA। तो लक्ष्य क्या है, टू ट्रांसफर सोलर पावर जनरेटेड इन वन रीजन एंड टू फीड इट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स ऑफ अदर्स। तो कुछ देश जैसे कि थार रेगिस्तान या सहारा रेगिस्तान है, यहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन हैं और यहाँ पर सोलर रेडिएशन अच्छे खासे अमाउंट में है, तो यहाँ से बिजली का उत्पादन करके दूसरे एरियाज तक पहुंचाया जाए, जो ऑलरेडी कई देशों में हो रहा है। अब लक्ष्य ये है कि इंटरनेशनली ये काम होना चाहिए कि इंटरनेशनल ग्रिड हम बना दें और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज तक हम पावर को पहुंचा दें। अब इस साल जो COP26 होने जा रही है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वैसे स्कॉटलैंड का शहर है ग्लासगो लेकिन आता तो यूनाइटेड किंगडम में है, तो ग्लासगो की COP26 में भारत के 3 इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का प्लान है ISA के माध्यम से। तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ये ISA और क्लाइमेट पार्लियामेंट का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इससे मेंबर कंट्रीज को ये कहा जाएगा कि आप अपने ग्रिड को इंटीग्रेट करके इस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना को लागू करवाएं। दूसरा, एक सन चार्टर लॉन्च होने की बात हो रही है, और तीसरा है वर्ल्ड सोलर बैंक। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि वर्ल्ड सोलर बैंक से एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि ये दो प्लान को इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो रियल वर्ल्ड आप इंप्लीकेशंस देखें तो प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग की जरूरत होती है जो एक सोलर बैंक प्रोवाइड करेगा। तो अब ये जो कंपनीज हैं जो इस वन ग्रिड के लिए ट्राई कर रही हैं, उनमें कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। एक तो फ्रांस गवर्नमेंट की खुद की पावर यूटिलिटी फर्म है EDF, AETS नाम की कंपनी है, वो भी फ्रांस की है, और भारत से इसमें द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी इन्वॉल्व है। तो आपको ये टेरी का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। टेरी इसमें भारत की तरफ से इन्वॉल्व है, ये कंपनी है जो ग्लोबल ग्रिड को अंजाम देने में हेल्प करेगी। फिर ये वर्ल्ड सोलर बैंक जो है, इसकी साइज क्या होगी, तो देखो अभी जो प्रपोज्ड कैपिटल साइज है इसका वो है $10 बिलियन का। ये बढ़ भी सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ $10 बिलियन तो अनाउंस हो चुका है, तो इतना तो रहेगा। और इसका लक्ष्य क्या होगा कि सारे पैसे इकट्ठे किए जाएं जहां से भी दुनिया में फाइनेंसिंग इकट्ठी करी जा सकती है, इंटरनेशनल एजेंसीज या कोई भी देश अगर देना चाहे पैसा, तो वहां से पैसा इकट्ठा करके दुनिया में ऐसे देशों को दिया जाए जहां पर उनकी जरूरत है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो ISA ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो भी देश इसके हेडक्वार्टर को अपने यहाँ बनाना चाहता है उसको लगभग 30% पैसा देना होगा। तो मान लो कि भारत में इसका हेडक्वार्टर बनता है, जिसके चांस पूरे हैं, भारत कोशिश कर रहा है कि ये वर्ल्ड सोलर बैंक भी हमारे यहाँ पर ये हेडक्वार्टर्ड हो जाए, तो भारत को इसमें से $3 बिलियन देने पड़ेंगे। यानी कि जो इनिशियल कैपिटल होगा उसमें $3 बिलियन अकेले भारत को देना होगा। अब हो सकता है कि हम इस $3 बिलियन के खर्चे से बचने के लिए हेडक्वार्टर ना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि हेडक्वार्टर हमारे देश में ही आएगा। तो ये पूरा प्लान अभी सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग बहुत ही क्रूशियल है, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, जब दुनिया भर में इकोनॉमीज की GDP कम हो रही है, तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग कम होगी। लेकिन ये फाइनेंस कम ना हो, भविष्य हमारा ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, हम फिर से फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड सोलर बैंक समय पर शुरू हो जाए। तो ये जो COP26 है ये ग्लासगो में होगा, इसका ये लोगो वगैरह आ चुका है, और आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके काफ़ी एक डिज़ाइन, अच्छा सा डिज़ाइनर लोगो बनाया है। तो COP26 जो है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि USA फिर से पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर चुका है ऑफिशियली। तो ये एक बहुत अच्छी बात है COP26 के लिए। तो अमेरिका का वापस आना, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्यूटर्स है दुनिया का, एक अच्छा संकेत है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के लिए।
तो 2015 में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो था वहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात भारत ने रखी थी, प्रपोजल सामने रखा था और उसके अगले साल हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। इस COP26 की तैयारी के चलते ही जो COP26 के प्रेसिडेंट हैं, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर आलोक शर्मा, वो पर्सनली भारत आए थे कुछ दिन पहले और हमारे प्रधानमंत्री और अन्य कई मंत्रियों से इन्होंने मुलाकात करी थी। अच्छा, ये शेरपा शब्द क्या होता है G7 G20 में, क्या आपको पता है? अगर मालूम है तो कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो ये हमारे कई मंत्रियों से खुद मुलाकात करके गए और एक इंपॉर्टेंट साइन है ब्रिटेन की तरफ से कि ब्रिटेन भारत को इन्वॉल्व करना चाहता है COP26 में बड़े स्तर पर, इसीलिए जो खुद COP26 की प्रेसिडेंसी करेंगे वो मंत्री भारत आए हैं। कुछ दिन पहले UNEP ने एक रिपोर्ट जारी करी थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रकृति की हालत बहुत खराब है, कई देश ध्यान नहीं दे रहे हैं इस ओर, वो केवल डेवलपमेंट के लिए GDP, ग्रोथ, इकोनॉमी इनको देख रहे हैं, बल्कि एनवायरमेंट इंडिकेटर्स को भी हमें देखना चाहिए, इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने यह कहा था कि हमें प्रकृति पर ये सुसाइडल वॉर ऑन नेचर खत्म करना होगा, यानी कि हम अपनी ही प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दिस इज लाइक सुसाइड, हम अपनी ही मृत्यु के जिम्मेदार होंगे। इस जंग को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि UNEP की जो ये रिपोर्ट है इसमें क्या क्या बातें कही गई है इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूं। आई कांट प्रॉमिस यू राइट नाउ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। और यहाँ पर कुछ कमेंटेटर्स ने यह भी कहा कि दुनिया अक्सर चाइना की बात करती है कि चाइना ने गरीबी मिटा दी है अपने देश में, और चाइना खुद उसको काफी बढ़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है इट इज एन इकोलॉजिकल डिजास्टर। तो इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन इकोलॉजिकली वो एक डिजास्टर है। चाइना में प्रकृति की हालत बहुत ही खराब है और उससे अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर केरला की बात करी है कि केरल में सोशल इंडिकेटर्स चाइना के बराबर हैं, लेकिन वहां पे GDP जरूर 70% कम है, बट एटलीस्ट सोशल इंडिकेटर्स तो बराबर पर है। और एमिशंस कितने हैं? हाफ। द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एमिशंस इज जस्ट हाफ ऑफ चाइना, अगर हम पर पर्सन पर कैपिटा बात करते हैं तो बेसिकली एनवायरमेंट की तरफ नजर रखना बहुत जरूरी है, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ सब कुछ नहीं होगा। अब पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने क्या तय किया था यह भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत ने 2030 के लिए टारगेट लिया था 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से होगा। अब सितंबर 2020 आते आते हमारी टोटल सोलर कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो चुकी है 36 गीगावाट, 36 गीगावाट। और अगर आप इस पाई चार्ट को देखें तो यहाँ पर जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं वो मेंशन्ड है। तो आप देखेंगे कि अभी टॉप पर विंड एनर्जी चल रहा है, 42% जो है दैट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर 38 गीगावाट के आसपास है। सोलर पावर 36 गीगावाट के साथ में सेकंड नंबर पर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है यहाँ पर बायोमास पावर जो 11% के साथ है, 10 मेगावाट। फिर उसके बाद है स्मॉल हाइड्रो और फाइनली है वेस्ट टू पावर। तो ये अभी 2020 के अंत के आसपास के आंकड़े हैं। भारत का लक्ष्य क्या था कि सोलर एनर्जी में हमें 2022 तक 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चाहिए, लेकिन अभी हम वो आंकड़ा तो शायद क्रॉस नहीं कर पाएंगे। देखो अगर कोई बहुत बड़ा पुश मिल गया तो कर लेंगे, लेकिन आप देख ही सकते हो कि 2 साल में 36 से 100 तक पहुंचना शायद मुश्किल होगा। मे बी विल रीच 80, दैट इज ऑल्सो गुड नंबर। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा जो अनटैप्ड पोटेंशियल है वो है रूफटॉप। हमारे लोगों के घर पर जो छतें हैं वहां पर सोलर पैनल्स लगाने की आवश्यकता है और इसमें भारत अभी काफी पिछड़ा हुआ है। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहां पर तो सब जगह रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं, लेकिन लोगों के घर में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में रूफटॉप पर पैनल्स अभी बहुत ही नाम मात्र के लगे हैं। तो ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है जिसे हम मिस आउट कर रहे हैं। तो अभी रूफटॉप सोलर पावर जो है वो केवल 2.1 गीगावाट का है, उसमें से भी 70% इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स पर लगा हुआ है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इस प्लान के तहत ही जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव भी दिए जाते हैं स्मॉल ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स को, यानी कि जो 33 किलोवाट से छोटे सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सरकार इंसेंटिव देती है, पैसा देती है, ताकि जो बिजली खरीद कंपनियों की प्राइस है उससे थोड़ा सा उनको प्रॉफिट मिले, जो छोटे सोलर पावर प्लांट्स हैं। क्योंकि देखो कुछ पैसे तय कर रखे हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने कि इतना ही पैसा दिया जाएगा जो बिजली उत्पादन हो रही है या इतने पर खरीद करी जाएगी, और जो बेस टैरिफ है उसमें कुछ फर्क होता है, तो वो फर्क मिटाने के लिए कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को। तो 33 किलोवाट उनकी लिमिट है, इसको आप भी याद रखिएगा। अगर आप अपने घर पर रेजिडेंशियल सोलर पैनल लगाना चाहें, सोलर पावर प्लांट लगाना चाहें, तो ये काफ़ी अभी फायदेमंद हो सकता है। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, इसका आंसर होगा डी। भारत UN कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज का हिस्सा नहीं है, हमने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है।
तो ये इसका आंसर है। बाकी सब में हमने साइन कर रखा है। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम किसके लिए होती है, क्या आपको मालूम है? डायमंड के लिए होती है, गोल्ड के लिए? अगर नहीं मालूम तो कमेंट में लिखना, इस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। पाथफाइंडर का टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा pathfinder_UPSC के नाम से, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स के अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर ज़रूर हिट करें, उससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, एक फीडबैक मिलता है। तो लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट इफ़ यू वांट टू गिव सम फीडबैक। मैं सारे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पढ़ता हूँ और इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।